यहाँ पर आरसी कूपर यानी आरसी कूपर जो है वो केस जीत जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था आरसी कूपर। तो आरसी कूपर केस जीत जाते हैं। यानी यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है? यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि जो यानी इसके पहले यानी इसके जस्ट पहले यहाँ पर कंडीशन क्या घट रही है? तो यानी इसके पहले गोलकनाथ बनाम के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1967 से यानी 1967 से 1969 इस दौरान सिचुएशन काफी जो है वो बदल चुकी थी। और मोरारजी देसाई एक तरह से आप देख रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन थे अभी भी कांग्रेस में। लेकिन 1969 में जो है सिचुएशन क्या क्रिएट होती है? 1967 में राष्ट्रपति चुनाव होने होते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी जी जो है वो यानी इनके जो बहुमत पार्टी है, बहुमत पार्टी में कौन है? राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर कौन रखे गए? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। और लेकिन यानी ये उम्मीदवार बहुमत की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से जो है उम्मीदवार के तौर पे कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन 1967 जो है यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि 1967 के से 69 के दौरान सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही? सिचुएशन ये क्रिएट हो रही कि राष्ट्रपति यहाँ पर बहुमत पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी थे। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी हैं वो वीवी गिरी को जो है सपोर्ट कर रही थी कि यानी वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति पद पर आए। तो यहाँ पर सिचुएशन यही क्रिएट हो जाती है कि बहुमत में होते हुए भी यानी चूंकि यहाँ पर इन्होंने ये नियम बना दिया जो इंदिरा गांधी जी थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी जो है जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहती है सभी लोग उसी को समर्थन दें। तो यहाँ पर ये बात आई कि नीलम संजीवा रेड्डी बहुमत पार्टी के नेता होते हुए भी, पहले ऐसे नेता कि बहुमत पार्टी के होते हुए भी ये राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उनकी मंशा थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति के तौर पर आए। अब बने भी कौन? वीवी गिरी बने, जीत भी गए वीवी गिरी। तो यहाँ पर क्योंकि इस चीज से दुखी होकर के कि बहुमत में थे यानी इनकी तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी खड़े करेंगे और जो पार्टी है, लेकिन उसी में भी बन कौन गए? वीवी गिरी। तो अब इस कांग्रेस पार्टी में ही एक तरह से विभाजन हो जाता है और दो भागों में कांग्रेस पार्टी बढ़ जाती है, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि यानी जब चुनाव होते हैं तो नई कांग्रेस की तरफ जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी और जो नई कांग्रेस की तरफ इंदिरा गांधी जी होने के कारण एक तरह से ये जीत जाती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही दो पार्ट हो गए यानी कांग्रेस पार्टी ही दो भागों में डिवीजन हो चुकी थी। तो नई कांग्रेस जो बनी वो पूरी तरह से बहुमत में नहीं आ पाई, इसलिए दक्षिण में जो डीएमके पार्टी थी उसके मदद से यानी डीएमके पार्टी और इस समय एम करुणानिधि जो थे दक्षिण भारत के, तो उनकी मदद से इन्होंने क्या किया? सरकार बनाई। और नई कांग्रेस में यानी एक तरह से यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार। और जब किसी की एक तरह से गठबंधन से इस समय सरकार चल रही हो यानी एक तरह से इनके जो है डीएमके पार्टी की मदद से चल रही हो सरकार, तो उस समय आप जानते हैं कि सरकार जो है वो बहुत पावरफुल नहीं है, यानी सरकार पावरफुल नहीं है तो जुडिशरी पावरफुल है। और इसका सीधा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जैसे ही 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1969 आप क्या देखते हैं? डेट क्या देखते हैं? क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं ना कि 1969 में क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस समय 14 बैंकों का जो है विलय कर दिया जाता है, 14 बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। यानी 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और किसकी सरकार है? इंदिरा गांधी जी की सरकार। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो एक जो व्यक्ति है आरसी कूपर, अब ये जो है इनके पास बैंकों की बहुत बड़ी भागीदारी है, एसबीआई की, बीओबी की। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वर्डिक्ट जो है इनके फैसले यानी इनके तरफ देती है। तो आरसी कूपर इस केस में जीत जाते हैं। अब आप देखें कि इंदिरा गांधी जी का क्या हाल हो रहा होगा, यानी आरसी कूपर भी जीत गए केस और यहाँ पर आपने देखा गोलकनाथ भी केस जीत गए। उसके बाद यहाँ पर प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात इन्होंने कही और प्रीवी पर्स जो है प्रीवी पर्स को भी समाप्त करने की बात कही, यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जनता की मध्य ये सिचुएशन क्रिएट की, ये जो है ये एक तरह से माइंड मेकअप करने का कार्य किया
कि चूंकि बहुत सारा पैसा जो है वो प्रीवी पर्स के पास जाता था। प्रीवी पर्स क्या होती थी, जैसे कि आपने देखा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें कौन सी, जैसे 562 देसी रियासतें थी आजादी के समय, उनको विलय करने का श्रेय जो है वो सर्वपल्ली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रीवी पर्स जो है, यानी प्रीवी पर्स जो है इनको पैसा दिया जा रहा था। अभी तक की ये जो प्रीवी पर्स वाले थे तो इनको पैसा दिया जा रहा था, और ये पैसा जो है क्योंकि राजशाही ठाट बाट के लिए इनको जो है सरकार पैसे देती थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने एक तरह से ये अमीरों की शक्ति को कम करने का कार्य कर, चाहे वो बैंकों का राशिकरण करने का मामला हो, चाहे गोलकनाथ बनाम केस हो, या फिर आपने देखा कि चाहे वो प्रीवी पर्स की बात हो। यानी ये राजाओं की यानी यहाँ पर ये कह रही हैं, यानी जनता के मध्य अपनी बात को पहुंचाएंगी और ये कहेंगी क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो इनके जो है रहन सहन को, इनकी राजशाही में चला जाता है, तो क्यों ना हम इनको क्या करें, प्रीवी पर्स को जो है वो उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी इनको मिलने वाला फंड या पैसा जो है वो चूंकि भारत की संचित निधि से जाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रीवी पर्स को पैसा जाता ना, वो भारत की संचित निधि पर जो है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता था। अब भारित व्यय क्या होता है, भारित व्यय वो व्यय होता है जिस पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती। यानी अगर कभी बजट तैयार होता है कि भारत के पास, भारत की संचित निधि में इतना पैसा है, और उस बेसिस पे अगर जो है ये किसी भी काम के लिए जो बजट बनता है उसमें इनका पैसा जो है इनको अलग कर दिया जाता है। यानी इनको तो ये जरूरी ये पैसा दिया ही जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति का वेतन हो, या आपने देखा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके वेतन हो गए, ये सारे जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। यानी इन पर वोटिंग नहीं की जा सकती, बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। तो यानी क्योंकि इससे कैग जो भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक है उस पर ज्यादा भार ना आए, तो इसलिए इनको भारित व्यय रखा जाता है, वोटिंग नहीं कराई जाती। जो प्रीवी पर्स था, इनको जो पैसा मिलता था भारत की संचित से, ये भी भारित व्यय था। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम पैसा जो है इनके रहन सहन के लिए दिया जाता है, इसको हम समाप्त करेंगे। यानी अब इनको भी समाप्त करने की बात कही तो ये भी खफा है, और बैंकों के राशिकरण से ये भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी खफा है। फिर गोलकनाथ बनाम यानी वो केस आने से जो है, चूंकि भूमाफिया अभी तक ही खुश थे गोलकनाथ केस में आने से, और आर्टिकल 13 के थ्रू आर्टिकल 368 जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से भूमाफिया खुश थे। अब चूंकि इंदिरा गांधी जी को एक तरह से पावर में आना था, पूरा एक तरह से तानाशाही बनना था, यानी एक तरह से वो अपनी बात, यानी अब वो पावर में आना चाहती है, एक अच्छा नेता बनना चाहती है। तो अब उनके पास जो है पॉइंट क्या है, तो पॉइंट जनता के सामने इन्होंने क्या रखा, 10 सूत्री कार्यक्रम, और उसमें रखा इन्होंने कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। और गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर आप देखेंगे, यानी मैं साफ साफ लिख देती हूँ, यहाँ पर बात क्या रखेंगी वो 10 सूत्री कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है, यानी यहाँ पर ये बात रखेंगी कि चूंकि जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कि हम आपके हित की बात चाहते हैं, चूंकि हम आपके, देखिए हम प्रीवी पर्स को समाप्त करना चाहते हैं और वो पैसा हम आपके लिए लगाना चाहते हैं, हम बैंकों का राशिकरण करना चाहते हैं, और उसमें भी क्योंकि हार जाती हैं और आरसी कूपर केस में, फिर उसके बाद यानी गोलकनाथ बनाम वाले, तो जनता को ये विश्वास हो जाता है कि ये जो है, यानी यहाँ पर इनकी साख कैसे अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर यानी जनता को एक तरह से विश्वास हो जाता है। और यहाँ पर एक और सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, क्योंकि चुनाव होने थे 1972 में चुनाव होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी जी राजपथ से कह करके, यानी राजपथ से करके क्या करती हैं, 1971 में चुनाव कराने की बात कहती हैं। और इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, यानी एक साल पहले 1971 में जैसे ही चुनाव होते हैं, यानी 1971 में चुनाव कराने के पीछे क्या रीजन है, तो 1971 में चुनाव कराने का रीजन ये है कि 1972 में विधानसभा के पहले क्या होते थे, जो चुनाव है विधानसभा के और जो लोकसभा के, ये साथ साथ होते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1971 में जो है इस जो लोकसभा के चुनाव हैं 1971 में होने तय हुए, तो विधानसभा के चुनाव 1972 में, यानी अब यहाँ पर जब 1971 में कौन से मुद्दे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है तो राष्ट्रीय मुद्दे जाएंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जब 1971 में चुनाव कराने की बात हो गई, तो यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और जो है क्षेत्रीय मुद्दे नहीं देखे जाएंगे। तो यहाँ पर 1971 में जब चुनाव होते हैं, और चूंकि नारा तो आपने देख ही लिया, गरीबी हटाओ का नारा, और लोगों को भरोसा हो गया था कि ये कुछ अच्छा काम करना चाहती, तो यहाँ पर ये पूर्ण, यानी एक तरह से बहुत अच्छे से, बहुत पूर्ण बहुमत से जीत कर आती है 1971 में। और 1971 की अब सिचुएशन देखें आप, ये 1971 में
1971 की क्या सिचुएशन है, तो 1971 में आप देखते हैं 1971, और इसमें यानी इस दौरान क्या हुआ, 1971 के दौरान आप जानते हैं जैसे इंडिया और जो है बांग्लादेश को आजाद कराने का काम करती है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होगा, और इंडिया और पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराती हैं कौन, इंदिरा गांधी जी। अब जब जैसे ही यानी 1971 में, और कब आजाद यानी इनके पास इतनी पावर आई कहां से कि इन्होंने इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो है कदम उठा लिया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि इस समय इनको समर्थन मिला यूएसएसआर का, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस का। और सोवियत संघ रूस जब इंदिरा जी के यानी इंदिरा जी के समर्थन में आ गया, तो इन्हें चूंकि उससे पहले सिचुएशन क्या थी, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ जैसे चाइना है, अमेरिका है, वो पाकिस्तान की तरफ, और जैसे ही यूएसएसआर का समर्थन जो है भारत को मिलने से भारत की साख जो है एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो एक तरह से मजबूत हो गया। अब जब मजबूत हो गया तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने समर्थन किया पूर्वी पाकिस्तान जो है, यानी बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के उस रीजन से अलग होना चाहता था, और इसमें कम से कम जो है 1 करोड़ जो है वो हिंदू थे पूर्वी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आप देखते हैं बांग्लादेश को यानी स्वतंत्र कराने का दर्जा, यानी स्वतंत्र कराया किससे, पाकिस्तान से, किसने, इंदिरा गांधी जी ने। तो यहाँ पर आप देखते हैं यानी अब जब जैसे ही जो है बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बनता है, स्वतंत्र घोषित होता है, स्वतंत्र देश घोषित होता है, तो जब स्वतंत्र देश घोषित हो गया बांग्लादेश, इससे इनकी साख यानी इंदिरा गांधी जी की साख बहुत ज्यादा बन गई। और इनकी साख ज्यादा बनने से यहाँ पर आप देखते हैं कि 1971 में जो है चुनाव और बहुत ज्यादा बहुमत में आई जीतकर, और उसके बाद एक अच्छी बात हो गई कि इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया, तो इनकी साख और मजबूत हो गई। अब जब इनकी साख मजबूत हो गई तो इन्होंने जितने पुराने मामले थे उनका चुन चुनकर बदला लेने की कोशिश की, यानी एक तरह से कहें कि इन्होंने सब कुछ फिर से बदलने की कोशिश की। अब बात कहां से आएगी, बात ये आएगी कि जस्ट यानी 24वें संविधान संशोधन जो गोलकनाथ वाला केस था, उसके जस्ट बाद आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी के समय ये सिचुएशन आपने समझ ली। उसके बाद आप देखें यानी इंदिरा गांधी जी के समय ही और 1971 में कौन सा 24वां संविधान संशोधन होता है, 24वां संविधान संशोधन। अब 24वां संविधान संशोधन एक तरह से पूरी तरह से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले के खिलाफ उसका बदला लेना था एक तरह से। तो 24वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी जी के थ्रू यानी सरकार ने 24वां संविधान संशोधन संसद में किया जाता है, और इसके थ्रू जो है वो इसके थ्रू जो है पार्लियामेंट को एक तरह से असीमित शक्ति दे दी जाती है। और ये कहा जाता है यानी यहाँ पर ये कहा जाता है कि 24वें संविधान संशोधन में कि सरकार के पास यानी पार्लियामेंट उनमें यानी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, भले ही मूल अधिकारों का जो है हनन भी हो रहा हो। तो यानी यहाँ पर एक तरह से जो पार्लियामेंट है उसको सीमित शक्ति दे दी गई, यानी यहाँ पर कहेंगे कि संसद को असीमित शक्ति दे दी गई, असीमित शक्ति देने का कार्य किया गया। कैसे असीमित शक्ति दे दी गई, ठीक है, असीमित शक्ति देने का कार्य किया गया। तो यहाँ पर बात ये हुई कि जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 थे, आर्टिकल 368, तो इन्हीं में आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 जोड़ दिया और आर्टिकल 368 में भी सब क्लॉज 4 जोड़ दिया। यहाँ पर बात ये हुई कि आर्टिकल 13 के 4 में ये समाहित कर दिया कि जो 13 के 4 में ये वर्डिंग लिखवा दी कि आर्टिकल 368 जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा, और आर्टिकल 368 4 के तहत ये लिखवा दिया कि जो आर्टिकल 13 के जो कानून है, प्रावधान है, वो आर्टिकल 368 4 में यानी आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होंगे। यानी कह दिया कि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जब जैसे ही इसको अलग अलग कहा गया और तो इससे जो है पार्लियामेंट के पास असीमित पावर आ गई, यानी चूंकि अब जो है पार्लियामेंट जो भी संविधान संशोधन करती आर्टिकल 368 के थ्रू, वो आर्टिकल 13 क्या करता है, मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आने वाले थे। तो इस तरह से इसको किसको जो है असीमित शक्ति मिल गई, संसद के पास असीमित शक्ति हो गई, यानी इन्होंने किसका बदला ले लिया, गोलकनाथ का। अब दूसरा यानी 24वें के बाद 25वां संविधान संशोधन। तो 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था,
तो जो 25वां संविधान संशोधन था, आपने देखा कि जो 25वां संविधान संशोधन था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरसी कूपर मामला उसमें हार गई थी। तो यहाँ पर जस्ट 25वें संविधान संशोधन के थ्रू इन्होंने क्या कार्य किया, 25वें संविधान संशोधन के थ्रू बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो ये हुआ 25वां संविधान संशोधन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया गया इस संविधान संशोधन के थ्रू। फिर 25वें के बाद यानी इसका भी बदला ले लिया, फिर 26वां संविधान संशोधन हुआ, और 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 26वां जो संविधान संशोधन था वो प्रीवी पर्स से संबंधित था। अब प्रीवी पर्स यानी जो राजा थे उनके प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। 26वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। तो इस तरह से आपने देखा 24, 25 और 26। तो 24, 25 और 26 ये यानी यहाँ पर एक तरह से अब सरकार पावरफुल में है, और सरकार पावरफुल होने के कारण यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पर जो है सरकार यानी जो चीजें करना चाहती थी इम्प्लीमेंट वो चीजें कर रही है, और उनको एक संविधान संशोधन के थ्रू डाल रही है, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन। उसके बाद सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, इसी तरह से एक केस आता है 29वां संविधान संशोधन, और 29वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, 29वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन भी एक तरह से भूमि से ही संबंधित है। 29वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि से ही संबंधित है, भूमि सुधार कानून से। और इस तरह से आपने देखा कि यानी यहाँ पर आपने 24वां देखा, 25वां देखा, 26वां देखा, 29वां देखा। इसी के साथ साथ जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में अगर मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो यानी अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन जैसे कि 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन बेसिकली किसकी बात है, 31वां संविधान संशोधन। और इसके बाद मैं 1942 में यानी इमरजेंसी की कंडीशन कैसे होती है मैं डिस्कस कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या है 31वां संविधान संशोधन। तो 31वें संविधान संशोधन में क्या कार्य किया गया, तो 31वें संविधान संशोधन के थ्रू लोकसभा में यानी जो लोकसभा में 500 अभी तक की कितनी सीटें होती थी, 525 सीटें होती थी। तो 31वें संविधान संशोधन के थ्रू सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 545। किस संविधान संशोधन के थ्रू की गई, 31वें संविधान संशोधन के थ्रू सीटों की संख्या यानी लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी जाती है। उसके बाद यानी आपने देख लिया, उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्योंकि आपने इसके पहले क्या क्या आर्टिकल देख लिए थे, अगर रिव्यू करें आप तो आपने क्या क्या चीज देख ली है। अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये तो अभी आपने भूमि से संबंधित देखे। उसके बाद यानी सिचुएशन क्या है, यानी आपने पहला संविधान संशोधन देखा, पहला देखा, उसके बाद आपने 7वां संविधान संशोधन देखा था, और आज आपने चौथा भी संविधान संशोधन देखा, दूसरा भी देखा। दूसरे में क्या देखा आपने, दूसरे में देखा था कि जो 7.5 लाख पर एक प्रतिनिधि हो सकता है, 7.5 लाख की जनसंख्या जो कि पहले 10 लाख हुआ करती थी। ठीक है, पहला देखा भूमि सुधार से, दूसरा देखा, उसके बाद चौथा देखा। चौथा किससे संबंधित था, तो चौथा जो था यानी 1954 में, यानी यहाँ पर आपने देखा था जो केस था वो केस कब था, 1955 का केस और बेला बनर्जी का केस। और बेला बनर्जी जो है वो कौन से अमेंडमेंट, कौन सा संविधान संशोधन, चौथे संविधान संशोधन, ये भी भूमि से संबंधित, क्षतिपूर्ति से संबंधित था। उसके बाद चौथे के बाद 7वां आपने उस दिन देखा था, यानी इसके पिछले लेक्चर में 7वें में क्या देखा था, 7वें में राज्य पुनर्गठन आयोग देखा था। यानी इसके थ्रू जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इससे जस्ट रिलेटेड 7वें से आपने देखा था, 7वें से आपने कौन कौन से संविधान संशोधन देखे, तो 7वें से आपने जो है 10वां, और उसके बाद 12वां, 13वां और 14वां देखा था। 10वें में आपने क्या देखा था, तो 10वें संविधान संशोधन के थ्रू दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश दर्जा दिया गया। 12वें संविधान संशोधन के थ्रू गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश दर्जा दिया गया। हालांकि जो 12वें संविधान संशोधन के थ्रू गोवा को केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 13वां संविधान संशोधन जो हुआ,
13वें संविधान संशोधन में आपने जो नागालैंड था, जिसके यानी 371A में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 13वां संविधान संशोधन था वो नागालैंड को दर्जा यानी राज्य का 13वां संविधान संशोधन। तो आपने 13वां संविधान संशोधन देखा, तो 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो आपने देखा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा यानी नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, 371A में विशेष राज्य का दर्जा। उसके बाद यानी नागालैंड से संबंधित। उसके बाद आपने देखा 14वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद यानी पुडुचेरी के बाद 14वें के बाद आपने देखा, तो 14वें के बाद आपने 17वां देखा, 17वां संविधान संशोधन जो कि भूमि सुधार से ही संबंधित था। उसके बाद 17वें के बाद आपने 21वां संविधान संशोधन देखा था, और 21वां संविधान संशोधन क्या था? जो सिंधी को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के थ्रू क्या हुआ था? सिंधी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 21वें के बाद आज आपने देखा 24वां संविधान संशोधन। 24वां क्या था? जिसमें जो है पार्लियामेंट की पावर को जो है बहुत ज्यादा कर दिया गया, यानी आपने देखा पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दे दी गई। तो 24वां संविधान संशोधन देखा बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने देखा 25वां संविधान संशोधन। 25वें संविधान संशोधन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा 26वां संविधान संशोधन। तो 26वें में आपने देखा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया राजाओं के। और उसके बाद आपने देखा 29वां संविधान संशोधन। तो 29वें में यानी ये भी भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद 29 के बाद आपने देखा 31वां संविधान संशोधन। और 31वां क्या था कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 525 से बढ़ा करके 545 कर दी जाती है। 545 किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद यानी आपको पता है 35वां और 36वां संविधान संशोधन, जिनमें से 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ और 36वां संविधान संशोधन जो है वो 1975 में हुआ। यहाँ पर 35वें में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बनते हैं 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन। उसके बाद यानी हम लोग जो इसके बाद यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे वो 42वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। और 42वां संविधान संशोधन इस समय सिचुएशन क्या है? इस समय सिचुएशन है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान और बहुत ज्यादा चेंजमेंट। और तीसरा आपातकाल लगा होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। इसके जस्ट पहले आता है केशवानंदा भारती केस 1973 की वर्डिक्ट, 1973 की वर्डिक्ट। तो आई थिंक यहाँ पर सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ये जो केस है यानी केशवानंद भारती केस और आपातकाल की सिचुएशन और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या मेजर चेंजमेंट किए जाते हैं अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।